संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। अभी आप वैराग्य महाकाव्य का एक सर्ग का पाठ सुन रहे थे और उसमें पूज्य गुरुदेव श्री द्वारा बताया गया क्रमबद्ध के महान सिद्धांत को बहुत गहराई से प्रस्तुत किया गया है और अत्यंत सरल भाषा में। काव्य है लेकिन वो कठिन नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ पर 10वीं क्लास तक पढ़ने वाले जिन्होंने हिंदी पढ़ी है उन सब की समझ में भी बहुत अच्छी तरह आया होगा। इस तरह और भी कल जो आपको सुनाया था भगवान नेमिनाथ की दिव्य ध्वनि में क्या आया, तो उसमें भी बिल्कुल शुद्ध निश्चय व्यवहार नए से जो मुक्ति का मार्ग है, जो सुखी होने का उपाय है, उसको बहुत पूरी तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार के उन नेमिनाथ से पूछा गया कि द्वारका का क्या होगा और उनने बताया कि 12 वर्ष बाद ये द्वारका पूरी तरह जल जाएगी, भस्म हो जाएगी और दीपायन मुनि का क्रोध उसमें निमित्त होगा और शराब भी निमित्त होगी। तो उसके संदर्भ में भी प्रश्नोत्तर के माध्यम से एक पूरे अध्याय में एक है, इसमें 12 मासाओं का भी वर्णन है। अब 12 मासाओं में एक समस्या थी कि नेमिनाथ भगवान को दीक्षा लेने के बाद 56 दिन में ही केवल ज्ञान हो गया। अब 12 महीना बीते ही नहीं तो नेमिनाथ पर उन 12 महीनों में क्या क्या गुजरेगी इसका कोई समस्या ही खड़ी नहीं होती थी। और एक महाकाव्य का ऐसा नियम होता है, षड ऋतु का वर्णन होना चाहिए, 12 मासे का वर्णन होना चाहिए, नक्श का वर्णन होना चाहिए, नायक का वर्णन होना चाहिए, नायिका का वर्णन होना चाहिए, नगर का वर्णन होना चाहिए, राजमहल का वर्णन होना चाहिए। ये सब नियम हैं कि उसकी कसौटी पर यदि आप कोई महाकाव्य लिखते हैं तो ये सब चीज़ें उसमें होना अनिवार्य है। अब हम षड ऋतु का वर्णन कैसे करें, हम 12 मासे का वर्णन कैसे करें? तो हमने जैसे कि नेमिनाथ के साथ संवाद कराया था स्वप्न में राजुल का, और अब पिताजी के साथ संवाद हो रहा है। तो सारी तत्व ज्ञान की चर्चा जब वैराग्य होता है, कोई दीक्षा लेना चाहता है, तो उसके प्रसंग में जितनी भी अधिकतम बढ़िया से बढ़िया बातें कहीं जा सकती थी उस प्रसंग में कहीं। तो 12 मासा कैसे करें? तो नेमी दादुल कहती सावन के महीना में दीक्षा ली थी। आपको मालूम है नेमिनाथ ने सावन के महीने में दीक्षा ली थी, श्रावण शुक्ला 6वीं या 7वीं। क्यों? इसका नक्की कैसे हुआ? क्योंकि बारात आई थी ना, और बारात मुड़ गई थी गिरनारी की तरफ। इसका मतलब कि जिस दिन उनकी शादी हो रही थी उसी दिन उनने दीक्षा ली। तो सावन के महीना में तो शादियां होती नहीं। अब हमारी फिर एक समस्या है, ऐसी बहुत समस्याएं इसमें खड़ी हुई। लेकिन गुजरात में आज भी चौमासे में शादियां होती हैं। मेरे पास सैकड़ों कार्ड आते हैं गुजरात से चौमासे में शादियों के, वहाँ होती है। मैं जब गुजरात में जाता हूँ तो उनसे मजाक के लहजे में कहता हूँ कि भाई यहाँ जो शादियाँ होती ही नहीं, तुम लोग चौमासे में शादियाँ करते हो। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, नेमिनाथ की भी तो हुई थी। तो मैं उनसे यही बात कहता हूँ कि जैसी नेमिनाथ की हुई थी वैसी ही तुम्हारी होगी। नेमिनाथ की शादी कोई शादियों का आदर्श नहीं है, वैराग्य का आदर्श होगी। आप सुनिए ना, कोई अच्छी शादी थोड़ी है कि दरवाजे पर से दूल्हा लौट जाए। क्यों? तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि सावन के महीना में उनने दीक्षा ली
और आसौज का महीना जैसे अपन कुंवार बोलते हैं, में उनने केवल ज्ञान हो गया। 2 महीने भी पूरे नहीं हुए 56 दिन में, तो अब 12 मासा कैसे आए? तो मैंने ऐसा कहा, राजुल सोचती है कि अभी सावन के महीने में बरसात भयंकर हो रही होगी, पर्वतों पर जीव जंतु ऐसे होंगे, शेर दहाड़ रहे होंगे, हाथी चिंगाड़ रहे होंगे, वो सारा वर्णन करते करते, हे नेमिनाथ ऐसे में आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, एक चर्चा की। फिर भादों आएगा तो उसमें ऐसी ऐसी विपत्ति होंगी, तो ऐसे समय में आप क्या करेंगे? जब आसौज का महीना आएगा तो बरसात तो छट जाएगी, वातावरण एकदम शांत हो जाएगा, लेकिन फिर भी इस तरह के राग रंग के वातावरण होंगे, तो उस वक्त आपका चित्त कैसे स्थिर रहेगा? जब अगहन का महीना आएगा तब सर्दी शुरू हो जाएगी और राग रंग का काम शुरू होगा। जब चारों तरफ राग रंग की चर्चा होगी और सुंदर सुंदर गुजरात में गीत शादी विवाह के गीत गाती हुई जाएंगी, ऐसे में आप अपने वैराग्य को कैसे साधेंगे? ऐसा पूरा 12 महीना में 1 घंटे में घुमा दिया। 2 घंटे के चिंतन में राजुल का 12 मासा पूरा हो गया। अब मेरे ख्याल में ना, तो मेरे कहने का ऐसे कई प्रसंग हैं जो कुछ तो शास्त्रीय मर्यादाओं का, माने महाकाव्य के जो नियम होते हैं उनके हिसाब से लिखने पड़ते हैं, अन्यथा वो महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आता है। जो हिंदी के प्रोफेसर होंगे, जो हिंदी में डॉक्टर PhD होंगे, डीलिट होंगे, वो लोग इसकी गहराई से अध्ययन करेंगे तो उन्हें बहुत कुछ उपलब्ध होगा। मेरा एक विद्यार्थी प्रोफेसर है हिंदी का, बहुत बड़ा, उसने कई PhD कराए हैं, तो उसने ये पढ़ा तो उसने मुझे बताया कि दादा अकेला 8वां अध्याय ऐसा है कि जिस पर कई PhD हो सकते हैं और मैं कराऊंगा। क्या इतने अलंकार, इतनी इतनी भाषा, जितने भी संस्कृत के महाकाव्य हैं, कालिदास से लेकर भारवी और जो माघ के जितने हैं, फिर हिंदी साहित्य में जितने भी महाकाव्य हैं, तुलसी से लेकर रामायण से लेकर और आज तक में साकेत तक समझ लीजिए, कामायनी तक, उन सब महाकाव्य के जिसके कसौटी पर कसे जाते हैं, उसी कसौटी पर इस महाकाव्य को आप कसेंगे तो आपको इसका आनंद आएगा अलग। और अभी मुमुक्षु भाई हैं तो उन्हें तो गुरुदेव के सिद्धांत मिलेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ शुरू से लेके 10 अध्याय ये तो साहित्यकारों के लिए है, साहित्य में रुचि रखने वाले लोगों के लिए है, और 11वें से लेके 18वें तक के सर्ग ये सब मुमुक्षुओं के लिए है। मुमुक्षुओं को इनमें आनंद आएगा और साहित्यकों को उनमें आनंद आएगा। अब मुमुक्षुओं के लिए एक संकट है कि वे 10 अध्याय पढ़ें तब तो 11वां अध्याय का नंबर आएगा, 12वां अध्याय का, तब तक उनका धैर्य छूट जाएगा। हाँ भाई ये तो इसमें श्रृंगार रस का है, इसमें तो ये है, इसमें तो ये है, इसमें तो ये है। राजुल का नक्शे सिक तक वर्णन है। नक्शे सिक तक जानते हैं? नाखून से शुरू, पैर के नाखून से शुरू करके सिर की चोटी तक राजुल कितनी सुंदर है, कैसी है, उसकी आंखें कैसी हैं, कान कैसे हैं, जंघाएं कैसे हैं, पैर कैसे हैं, कमर कैसी है, वो सारा वर्णन मिलेगा आपको 10-20 छंदों में, समझ आई ना? तो वो बहुत उत्कृष्ट, जिसे बोलते हैं नक्शिक वर्णन, बहुत जरूरी है। तो वो सब चीज़ें मिलेंगी। तो इन्हें मुमुक्षु भाइयों को वे 10 अध्याय धैर्य के साथ पढ़ना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। आप सिनेमा देखने जाते हैं ना, तो वो होता ना बीच की छुट्टी, क्या बोलते हैं उसे, इंटरवल, उसके पहले सारा राग रंग का पोषण होता है ना, नाच गाना धमाधम धमाधम, और फिर इंटरवल के बाद सारी परिस्थितियां बदलती हैं। ये कथा साहित्य का ये नियम है। तो ये समझ लेना 10 अध्याय इंटरवल के पहले का है और 11वें अध्याय से लेकर
ये इंटरवल के बाद का है। अब भाग्य की बात कि वो मेरा 18 वर्ष की उम्र का लिखा हुआ है और ये 81 वर्ष की उम्र में लिखा। कितना अंतर पड़ गया वहाँ विचारों में भी, भावों में भी, परिवर्तन में भी। जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी और बहुत साहित्य में गहरा अध्ययन करता था, 24 घंटा उसी में मगन रहता था, वो तब का लिखा हुआ है। आपको उस दृष्टि से उसे देखना पड़ेगा। आपके घर में बेटे होंगे ना 18 वर्ष के आपके, तो जैसे वे होते हैं वैसे देखना पड़ेगा और ये ऐसे देखना पड़ेगा तो आप इसके असली आनंद को ले पाएंगे। लेकिन जैसे अभी ये अध्याय में क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा, मेरी क्रमबद्ध पर्याय की किताब भी है 150 पेज की, और वो सब आप लोगों ने पढ़ी है ना। 1.5 लाख की प्रतियां उसकी छपी हैं और उस पर मेरे हजारों व्याख्यान हुए हैं, हजारों कैसेट। ये सारी दुनिया में, अमेरिका में सबसे ज़्यादा मांग क्रमबद्ध पर्याय की है। तो वो क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा इस 13वें सर्ग में थी। क्योंकि अभय कुमार जी हमेशा जगह जगह क्रमबद्ध पर्याय पढ़ाते हैं, उनने मेरी क्रमबद्ध पर्याय की किताब पर वो क्या बोलते हैं, क्या लिखी, निर्देशिका भी लिखी है। तो मैंने कहा अभय कुमार जी से कोई दूसरा आदमी उपयुक्त नहीं हो सकता है कि जिसको मैं उससे गवाऊं। अब कल कौन सा अध्याय गवाना है ये मैं अभी निर्णय करूंगा, और किससे गवाना है ये भी निर्णय करूंगा। क्या आप चाहते हैं 3 दिन से आपने ये वैराग्य वाले प्रकरण सुने, तो आपको राग वाला प्रकरण सुनना है? तो एक आध अध्याय अपन उसका भी पाठ करें, तो धैर्य से आप सुनेंगे तो समझेंगे। मैं जानता हूँ कि यदि इतनी बात हम यहाँ नहीं करें, इसकी चर्चा इतनी नहीं करें, तो आपको घर पे पढ़ नहीं सकते, अभी समझ में नहीं आ सकता, मज़ा नहीं आ सकता है। उसके लिए इतनी चीज़ें आपको जानना, समझना, समझाना बहुत ज़रूरी है। तभी ये अपनी मुमुक्षु समाज में खंड काव्य, महाकाव्य ऐसे थोड़ी किसी के ना किसी ने अभी तक लिखा है और भविष्य में कोई लिखेगा, ऐसा कोई दिखता नहीं है। आपने पश्चाताप तो सुना ही है, उसका कैसेट भी बन गया है और अपनी समाज में बहुत चलता है। खंड का माने एक घटना का वर्णन, जैसे कहानी में होता है ना, एक घटना का वर्णन। और महाकाव्य माने उपन्यास, जिसमें अनेक घटनाओं का वर्णन होता है। एक कथा कहीं से शुरू होती है और कहीं समाप्त होती है। तो जो अंतर कहानी और उपन्यास में है, वही अंतर पद्य काव्य में, खंड काव्य और महाकाव्य में होता है। तो आप धैर्य के साथ, गंभीरता से उसे पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा ही आपको भाषा की भी कठिनाई लगेगी। तो वो प्रोफेसर से मैंने कहा है कि तुम कम से कम 8वें अध्याय की टीका तो लिख दो, क्योंकि मैं करूँगा कोशिश। कोई नहीं लिखेगा तो 2-4 साल बाद फिर मैं ही लिख लूँगा, यदि जिंदा रहा तो। मैंने उससे कहा बेटा तुम लिखो, मेरा विद्यार्थी है वो, और जो समझ में नहीं आए मेरे से पूछो, आगे दिखाओ मुझे कि दादा इसके क्या है, तो अपने तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बहुत मार्मिक चीज़ें हैं, ये ऐसी चीज़ नहीं है जो सहज आपको उपलब्ध हो जाए।